बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम चुविंडा कैंपस। आज हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 24 लेक्चर नंबर 19 पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो था वो वेस्टर्न इंग्लैंड में 1809 में श्रेयसबरी एक सिटी का नाम था वेस्टर्न इंग्लैंड का, वहाँ पे ये पैदा हुआ। ठीक है, फिर इसने क्या किया, एक साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन पे एक एक्सपीडिशन थी, एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन थी, मुहिम थी जिस पे ये निकला। ठीक है, जिस जहाज़ पे ये साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन पे गया उसका नाम था HMS बीगल। HMS बीगल एक बहरी जहाज़ था जिस पे जो चार्ल्स डार्विन था वो एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन पे गया। ठीक है, एक साइंसी मुहिम पे निकला। इस दौरान इसने क्या किया, इस सफ़र पे जो निकला, जो साउथ अमेरिकन कोस्ट लाइन, ठीक है, साउथ अमेरिका की जो सी है उसके साथ साथ उसकी कोस्ट लाइन पे ये एक साइंटिफिक एक्सपीडिशन पे निकला, एक साइंटिफिक मुहिम पे निकला। इस दौरान इसने क्या किया, ये काफ़ी लंबा सफ़र था। ठीक है, ऑलमोस्ट ये 5 ईयर्स तक उसने ट्रैवल किया था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान, इस सफ़र के दौरान उसने जो साउथ अमेरिका गया था ना, वो तो साउथ अमेरिका पे उसने हज़ारों जो एनिमल्स और प्लांट्स थे उनके स्पीशीज़ को कलेक्ट किया, उनको ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, उनके फ़ौना एंड फ्लोरा को इसने ऑब्ज़र्व किया। फ़ौना का मतलब होता है किसी भी रीजन में जितनी भी जो एनिमल की स्पीशीज़ होती हैं, जो स्पेसिफिक एनिमल की स्पीशीज़ किसी ख़ास रीजन में प्रेजेंट होती हैं उनको हम फ़ौना बोलते हैं, और जो प्लांट की स्पीशीज़ होती हैं हम उनको फ्लोरा बोलते हैं। तो इसने क्या किया कि ये साउथ अमेरिका पे एक्सपीडिशन पे निकला था, तो उसने वहाँ की जो फ़ौना एंड फ्लोरा था उसको ऑब्ज़र्व किया, उसको इसका उसने मुशाहदा किया। ठीक है, और उसमें से कई उसने स्पीशीज़ जो थी उसने कलेक्ट भी की सैंपल के तौर पे, ताकि जब ये सफ़र से वापस आए तो उनको स्टडी कर सके। ठीक है, तो उसने क्या नोटिस किया कि जो साउथ अमेरिका है वहाँ का जो फौना एंड फ्लोरा है वो उसके ऊपर एक डिस्टिंक्ट साउथ अमेरिकन स्टैम्प है। इसका क्या मतलब है, एक डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टैम्प होने का क्या मतलब है कि जो साउथ अमेरिकन आइलैंड पे जो डिफरेंट एनिमल और प्लांट की स्पीशीज़ थी वो ऐसी थी कि जिसको देख के हम बता सकते हैं कि ये साउथ अमेरिकन है। उनकी कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स थी जो और दुनिया के किसी भी एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ में नहीं होती। ठीक है, तो इसीलिए वो कहता है कि जो साउथ अमेरिकन के प्लांट्स और एनिमल्स हैं, जो फौना एंड फ्लोरा है वहाँ का, वो बहुत ही पर्टिकुलर है। वहाँ की उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं, वो बहुत ही यूनिक हैं, जो सिर्फ साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। तो इसलिए वो कहता है कि जो साउथ अमेरिका का फौना एंड फ्लोरा था वो बहुत ही यूनिक था, उस पर डेफिनेट साउथ अमेरिकन स्टैम्प थी, यानी उसके जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको देख के बताया जा सकता है कि ये साउथ अमेरिका के होंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसने जो वहाँ के फॉसिल्स को डिस्कवर किया और स्टडी किया साउथ अमेरिका के, ना सिर्फ उसने लिविंग फौना एंड फ्लोरा को स्टडी किया बल्कि वहाँ के फॉसिल्स को भी, ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स को जो हज़ारों साल पहले जो थे एक्सटिंक्ट हो चुके थे, मर चुके थे, उनको भी इसने स्टडी किया। तो उससे उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, उसके फॉसिल्स को डिस्कवर करने से, फॉसिल से उसने स्टडी करने से ये डिस्कवर किया कि जो फॉसिल्स हैं इनके साउथ अमेरिका के एनिमल्स और प्लांट्स के, वो बेशक आज की स्पीशीज़ से काफ़ी डिफरेंट है। डेफिनेटली हम पढ़ते हैं कि एवोल्यूशन के थ्रू जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, जो पुरानी स्पीशीज़ होती हैं उनमें एवोल्यूशन आती जाती है, और जो नई स्पीशीज़ होती हैं वो पुरानी स्पीशीज़ से डिफरेंट होती हैं। लेकिन जो इसने फॉसिल्स को ऑब्ज़र्व किया तो बेशक वो आज की स्पीशीज़ से, प्लांट्स और एनिमल से, जो साउथ अमेरिका के फौना एंड फ्लोरा था उससे काफ़ी डिफरेंट थे, लेकिन वो भी डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिकन थे, यानी उनको फॉसिल्स को भी देख के हम कह सकते हैं कि ये साउथ अमेरिकन ही हैं, उनकी करैक्टरिस्टिक्स भी साउथ अमेरिकन थी। ठीक है, तो बेशक वो लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ से डिफरेंट थे, लेकिन उनकी कई करैक्टरिस्टिक्स ऐसी थी जो आज भी उनसे मिलती जुलती थी। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ जो हमें पता चली
कि जो साउथ अमेरिका का फ़ोना एंड फ्लोरा है वो बहुत ही स्पेसिफिक है, यूनिक है, उसकी करैक्टरिस्टिक्स ऐसी हैं जो दुनिया में जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें नहीं होती। ठीक है, तो साउथ अमेरिका के जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको देख के हम बता सकते हैं कि ये साउथ अमेरिकन है। ठीक है, जिस तरह हर रीजन के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी पर्टिकुलर होते हैं, ख़ास होते हैं, यूनिक होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें किसी हद तक रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, लेकिन जो साउथ अमेरिकन प्लांट्स और एनिमल्स थे, फ़ोना एंड फ्लोरा है, वो बाकी के यूरोप से काफ़ी डिफरेंट था और डिस्टिंक्टली साउथ अमेरिकन था। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जो इस सफ़र के दौरान जो साउथ अमेरिका है उसकी कोस्ट लाइन के जो सफ़र पे निकला था डार्विन, इस दौरान ये कुछ और आइलैंड्स पे भी गया। साउथ अमेरिका के इर्द गिर्द कुछ और भी आइलैंड्स थे, जजीरे थे, जहाँ पे चार्ल्स डार्विन गया और वहाँ के भी फौना एंड फ्लोरा को भी इसने ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, इसी तरह से कुछ गैलापेगस आइलैंड्स थे जो साउथ अमेरिका के इर्द गिर्द पाए जाते थे। ठीक है, साउथ अमेरिका मेनलैंड है, जो मेन जजीरा था वो साउथ अमेरिका था और उसके इर्द गिर्द कुछ छोटे छोटे जजीरे प्रेजेंट थे, आइलैंड्स प्रेजेंट थे, जिनको हम क्या बोल रहे थे, गैलापेगस आइलैंड्स। तो जब डार्विन गैलापेगस आइलैंड्स पहुंचा और वहाँ के उसने फौना एंड फ्लोरा को ऑब्ज़र्व किया तो उसे कुछ बहुत ही पजलिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा, यानी कि उसे समझ नहीं आई कि इस चीज़ की क्या रीज़न होगी। वो क्या पजलिंग केस था कि जब वो गया गैलापेगस आइलैंड्स पे और वहाँ के फौना एंड फ्लोरा को उसने ऑब्ज़र्व किया तो उसने ये नोटिस किया कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं गैलापेगस आइलैंड्स पे जो दुनिया में और कहीं भी नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन उनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जो मेन लैंड था, जो साउथ अमेरिका था, उससे मिलती जुलती थी। ठीक है, जो गैलापेगस आइलैंड्स पे स्पीशीज़ थी वो दुनिया में बाकी जो स्पीशीज़ प्रेजेंट्स हैं उनसे तो नहीं मिलती, लेकिन साउथ अमेरिका से थोड़ी थोड़ी उनकी करैक्टरिस्टिक्स मिलती थी। तो इसका क्या मतलब था कि ये जो गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर फौना एंड फ्लोरा प्रेजेंट है, इसकी क्या रीज़न थी कि वो साउथ अमेरिका से तो मिलती हैं लेकिन दुनिया की बाकी स्पीशीज़ से वो नहीं मिलती। ठीक है, बहरहाल उसने ये जो सिचुएशन थी उसने नोट की और उसने वहाँ पे क्या किया, गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर 13 टाइप ऑफ फिंचीज़ को उसने कलेक्ट कर लिया। फिंचीज़ जो है ये एक ख़ास किस्म का बर्ड है, चिड़िया की तरह का ये बर्ड होता है जिसको हम फिंचीज़ बोलते हैं। तो फिंचीज़ की 13 स्पीशीज़ को, यानी कि उन फिंचीज़ की 13 डिफरेंट स्पीशीज़ को जो उसको डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स पे मिले थे, डिफरेंट डिफरेंट जजीरों पे उसको मिले थे, उसको उसने क्या कर लिया, कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो गैलापेगस आइलैंड्स पे इसको क्या देखने को मिला कि इन जो जजीरे हैं गैलापेगस आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कई ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो दुनिया के बाकी फौना एंड फ्लोरा से नहीं मिलती, लेकिन साउथ अमेरिका से उनकी किसी हद तक करैक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। और कई तो प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे थे जो सिर्फ एक ही आइलैंड पे थे, एक ही गैलापेगस आइलैंड पे थे और दूसरे गैलापेगस आइलैंड पे उस जैसा कोई भी फौना एंड फ्लोरा नहीं था। ठीक है, लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी थी जो 2-3 गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर थी। ठीक है, तो गैलापेगस आइलैंड्स पे उसने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की। अब क्या हुआ, 1836 में 1836 में डार्विन जो था वो अपने सफ़र से वापस आ गया। ठीक है, फिर वापस आने के बाद उसने जितनी भी ऑब्जर्वेशंस की थी गैलापेगस आइलैंड्स पे और साउथ अमेरिका पे, उन सब ऑब्जर्वेशन से उसने कुछ नताइज अखज़ किए, कुछ इंटरप्रिटेशंस की। ठीक है, तो 1836 में वापस आने के बाद डार्विन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एक थ्योरी थी, लेकिन अभी तक इसकी ये जो थ्योरी थी वो कंप्लीट नहीं थी, उसके कुछ पॉइंट्स उसने लिखे हुए थे। ठीक है, तो उसने क्या कहा कि ये जो ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़ है, जो न्यू स्पीशीज़ बनती हैं उनका ताल्लुक अडॉप्टेशन से है। यानी कि क्या होता है कि जब एक ऑर्गेनिज़म, कोई भी स्पीशी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाती है तो दूसरी जगह पे एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अपने आप को क्या करती है, अडॉप्ट करती है। तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करने के लिए वो अपने आप में चेंजेस लेके आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस इतनी ज़्यादा डिस्टिंक्ट हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं वो चेंजेस कि वो स्पीशी ओरिजिनल स्पीशी से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है और हम कहते हैं कि ये एक नई स्पीशी बन गई है। तो कहता है कि यही हुआ होगा गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर भी, कि जो गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर हमें स्पीशीज़ मिली हैं प्लांट्स और एनिमल्स की,
तो कहता है कि वो किसी तरह से मेन लैंड से वो जो एनिमल्स होंगे, जो फिंचीज़ होंगी, जो मेन लैंड था साउथ अमेरिका था, वहाँ से वो भटक के वो किसी दूसरे जजीरे के ऊपर चले गए होंगे। मेन लैंड के ऊपर क्या हुआ होगा, साउथ अमेरिका जो मेन लैंड है वहाँ के कुछ स्पीशीज़ क्या होंगी, वहाँ से भटक के वो चली गई होंगी जो आसपास के जजीरे थे गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, अब वो नए जजीरों के ऊपर, नए आइलैंड्स के ऊपर चली गई। अब वहाँ का एनवायरनमेंट था डिफरेंट। ठीक है, तो डिफरेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए उन स्पीशीज़ ने अपने आप को अडॉप्ट किया, अपने अंदर मॉडिफिकेशंस लेके आए और आहिस्ता आहिस्ता वो चेंजेस इतनी ज़्यादा हो गई कि वो स्पीशीज़ जो थी वो अपनी मेन लैंड पे जो ओरिजिनल स्पीशीज़ प्रेजेंट थी उनसे बिल्कुल डिफरेंट हो गई। ठीक है, और हमने कहा कि गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट है, तो वो जो नई स्पीशीज़ गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर बनी वो बेसिकली उनके पेरेंट्स कौन थे, उनके एंसेस्टर्स कौन थे, जो मेनलैंड के ऊपर प्रेजेंट थे। ठीक है, तो मेनलैंड के जो स्पीशीज़ थी, इसीलिए जो गैलापेगस आइलैंड्स हैं उनकी जो स्पीशीज़ थी, उनकी फिंचीज़ थी, वो साउथ अमेरिका यानी कि मेनलैंड के फौना एंड फ्लोरा से मिलती जुलती थी, लेकिन दुनिया के बाकी किसी भी ऑर्गेनिजम्स के साथ वो नहीं मिलती थी। ठीक है, तो डार्विन ने ये इंटरप्रेट किया कि मेनलैंड से कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो चली गई होंगी गैलापेगस आइलैंड्स के ऊपर और वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, अडॉप्टेशंस लेके आए और कन्वर्ट हो गई वो आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम वो नई स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो डार्विन क्या कहता है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का न्यू स्पीशीज़ बनने का एडॉप्टेशंस के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये दोनों फिनोमिनन जो है वो क्लोजली रिलेटेड है कि जब स्पीशीज़ अपने आप को डिफरेंट एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लेके आती हैं तो वो न्यू स्पीशीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इतनी डिफरेंट हो जाती हैं ओरिजिनल स्पीशी से कि उनको हम एक डिफरेंट स्पीशी का नाम दे देते हैं। ठीक है, फिर 1840 में 1840 में डार्विन ने क्या किया कि उसने एक नेचुरल सिलेक्शन की जो थीरी दी थी उसके जो मेजर फीचर्स थे उसने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, ये जो डार्विन जो है वो वहाँ से वापस आने के बाद जो डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कर रहा है, जो रिसर्च कर रहा है, डिफरेंट थीरीज़ दे रहा है, वो अभी तक उसकी थीरीज़ कंप्लीट नहीं थी, उसका वर्क कंप्लीट नहीं था। ठीक है, साइंस में क्या होता है कि जब भी कोई साइंटिस्ट कोई डिस्कवरी करता है तो उसको अपनी उस डिस्कवरी को, उस रिसर्च को पब्लिश कराना होता है ताकि सारी दुनिया उस डिस्कवरी के बारे में जान सके, उसको एक्नॉलेज कर सके। तो डार्विन ने ये जो सारी चीज़ें थी अभी तक अपने आप तक ही रखी हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी जो रिसर्च उसने की वो उस तक ही महदूद थी। ठीक है, उसने अभी तक इनको पब्लिश नहीं कराया था। तो 1840 में उसने नेचुरल सिलेक्शन के मेजर फीचर्स को कंप्लीट कर लिया था। फिर 1848 में उसने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे एक ऐसे लिखा, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे और नेचुरल सिलेक्शन पे एक उसने लॉन्ग ऐसे लिखा। इसी दौरान एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था एल्फ्रेड वेलेस। ठीक है, वो ईस्ट इंडीज़ में रहता था और एल्फ्रेड वेलेस ने भी सेम डिस्कवरीज़ की, उसने भी सेम रिसर्च की और उसने भी सेम थीरी दी जिसका नाम था नेचुरल सिलेक्शन। और वो डार्विन की जो थीरी थी नेचुरल सिलेक्शन की उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती थी, यानी जो पॉइंट्स एल्फ्रेड वेलेस ने लिखे वो ही डार्विन ने, हालांकि इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, वो कहीं और जगह पे रहता था, डार्विन कहीं और पे रहता था, तो इन दोनों ने अलग अलग सेम थीरीज़ दी और सेम पॉइंट्स लिखे। ठीक है, तो अभी तक पब्लिश इन दोनों ने नहीं कराई थी। तो फिर क्या हुआ, 1844 में वेलेस के वर्क को भी, जो वेलेस ने काम किया था, जो उसने पॉइंट्स लिखे हुए थे और जो डार्विन ने ऐसे लिखा था, उसको कंबाइन करके लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश करा दिया गया। ठीक है, ऑन जुलाई 1, 1858। ठीक है, 1844 में दोनों को कंबाइन किया और 1858 में 1 जुलाई को उसको लीनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में पब्लिश करा दिया गया। ठीक है, फिर डार्विन ने क्या किया, उसी दौरान अपनी जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ थी, जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ वाली जो उसकी बुक थी उसको भी उसने क्विकली कंप्लीट किया। ठीक है,
नेचुरल सिलेक्शन की थीरी को जो अल्फ्रेड वेलेस ने भी और डार्विन दोनों ने नेचुरल सिलेक्शन की जो थीरी दी, जो उस पर वर्क किया, उसको तो पब्लिश करा दिया गया। अब रह गई ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ पे डार्विन ने एक बुक लिखी, उसको भी उसने कंप्लीट किया और उस बुक के 2 मेन पॉइंट्स थे। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो उसने कॉन्सेप्ट दिया, जो थीरी दी, उसके 2 मेन पॉइंट्स थे। एक है डिसेंड विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। डिसेंड विद मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? डार्विन कहता है कि दुनिया में जितनी भी एनिमल और प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं या जितनी भी लाइफ है इस अर्थ के ऊपर, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं और उन सब का इंसेस्टर एक है, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं उन सब के पेरेंट्स जो हैं वो सेम हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो जितनी भी इस दुनिया में लाइफ है वो सब का ओरिजिन जो है वो कॉमन है, सब का इंसेस्टर हम किसको कहते हैं? आबाओ अजदाद को। तो सब का इंसेस्टर क्या है? सेम है, ठीक है। तो डार्विन क्या कहता है कि जो लाइफ है उसकी हिस्ट्री एक ट्री की तरह है। एक ट्री हम देखते हैं कि उसकी जितनी भी ब्रांचेस होती हैं, उसकी बेशुमार शाखें होती हैं, तो वो सब कनेक्टेड होती हैं एक ही ट्रंक के साथ, एक ही तने के साथ। तो इसी तरह से ये जो मिसाल है वो लाइफ की है कि इस दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सब कनेक्टेड हैं एक एंसेस्टर के साथ, ठीक है। तो जो लाइफ की हिस्ट्री है वो एक ट्री की मानंद है कि जिस तरह ट्री की ब्रांचेस एक ट्रंक के साथ कनेक्टेड होती हैं, इसी तरह इस दुनिया में जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो सब एक एंसेस्टर के ज़रिए कनेक्टेड हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा पॉइंट था वो था नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन। नेचुरल सिलेक्शन एंड अडॉप्टेशन कि नेचर क्या करती है? सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिज़म्स को। किन ऑर्गेनिज़म्स को नेचर सेलेक्ट करती है? जिनके अंदर बेस्ट क्वालिटीज़ होती हैं, बेस्ट करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो नेचर क्या करती है कि जिन ऑर्गेनिज़म में बेस्ट करैक्टरिस्टिक्स होंगी उनको सिलेक्ट करेगी और जिनमें बैड करैक्टरिस्टिक्स होंगी उनको रिजेक्ट कर देगी, और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है वो 3 स्टेप्स के थ्रू होती है। वो है, पहला पॉइंट है ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। ओवर प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि जो न्यू जनरेशन है उसका एक लिमिट से ज़्यादा प्रोड्यूस होना। जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो हमें पता है कि क्या मसाइल होते हैं, खुराक की कमी, स्पेस की कमी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ओवर प्रोडक्शन होगी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे, तो उनके दरमियान एक कंपटीशन क्रिएट होगा सर्वाइवल के लिए, फूड के लिए, स्पेस के लिए। तो क्या होगा? ओवर प्रोडक्शन के रिज़ल्ट में एक कंपटीशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब उस कंपटीशन में कौन सर्वाइव करेगा, कौन विन करेगा? क्या सब ऑर्गेनिज्म उस कंपटीशन को विन कर लेंगे? बल्कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, जो बेटर अडॉप्ट करते हैं अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से, वो उस कंपटीशन को सर्वाइव करेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अच्छी करैक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो जो है वो पीछे रह जाएंगे, वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? ओवर प्रोडक्शन हुई। फिर उस ओवर प्रोडक्शन में ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बेस्ट हैं वो सरवाइव करेंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और जो जिनके पास अच्छी करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, जिनके पास बेस्ट करैक्टरिस्टिक्स नहीं हैं, वो क्या हो जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से होगी ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। थर्ड पॉइंट है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज़। तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में से ऐसे ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे जिनके पास बेस्ट क्वालिटीज़ नहीं हैं, और सिर्फ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रह जाएंगे जिनके पास बेस्ट क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो पॉपुलेशन में से वो ऑर्गेनिजम्स ख़त्म हो गए जिनके पास बैड क्वालिटीज़ थी, और ऐसे ऑर्गेनिज्म सिर्फ बचे जिनके पास बेस्ट क्वालिटीज़ हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। पॉपुलेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी ना, पॉपुलेशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आना शुरू हो जाएंगे जो एनवायरनमेंट के हिसाब से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन में बेस्ट क्वालिटीज़ वाले ऑर्गेनिज्म आना शुरू हो जाएंगे, और वो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट करने के लिए अपने आप में मॉडिफिकेशंस लाते रहेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ऑर्गेनिज्म उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, और वो चेंज होते जाएंगे और वो
बिल आखिर कन्वर्ट हो जाते हैं एक डिफरेंट स्पीशी में, ठीक है। पहले ऐसी स्पीशी जिसमें हर तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, वीक भी स्ट्रॉन्ग भी, आहिस्ता आहिस्ता वीक ख़त्म हो गए, स्ट्रॉन्ग आ गए। अब स्ट्रॉन्ग में से भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने आप को में और मॉडिफिकेशंस लाएंगे, चेंजेस लाएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन और अडॉप्टेशन के पॉइंट में हमने 3 पॉइंट्स पढ़े, 3 स्टेप्स पढ़े। ओवर प्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और फिर होगा मॉडिफिकेशंस की वजह से न्यू स्पीशीज़ ओरिजिनेट करेंगी, न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो ये था चार्ल्स डार्विन की जो उसने बुक लिखी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के 2 पॉइंट्स, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है।